ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर, जो कि सभी ट्रेड के लिए है आपका, ठीक है। उसकी जो है आज हम लोग क्लास 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियोज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। यूट्यूब में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, वहाँ पर जाकर के आप वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर वाले प्लेलिस्ट में इसके पहले की वीडियोज देख सकते हैं। प्लस जो आप वीडियोज देख रहे हैं इनका PDF अभी अपलोड नहीं है, पर मैं जल्दी वेबसाइट पर इस बार मैंने प्लान किया है कि पार्ट वाइज ना दे करके 50-50 का आपको इकट्ठे बना करके PDF दे दूंगा, जिससे आपको देखने में आसानी होगी PDF को, ठीक है। और इस बार मैं थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करूंगा। जो उसका आंसर है ना, जस्ट क्वेश्चन के नीचे दूंगा, जिससे कि आपको फिर नीचे जाकर के आंसर के लिए भी दिक्कत ना होने। तो पहले क्या होता था कि भाई पहले क्वेश्चन देख लिया, आंसर बिल्कुल लास्ट में, फिर आंसर देखो क्वेश्चन देखो, दिक्कत होती थी। तो थोड़े से इस टाइप को मैं चेंजेस कर रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। बस मैं उसको जल्दी ही कहाँ पर दूंगा, इस वेबसाइट पर दूंगा, ठीक है, www.globality.org। प्लस आपको जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको इस वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। कैसे आपको करना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि आपको गूगल में सर्च करना है ग्लोबल ITI। आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्लोबल ITI, आप गूगल में सर्च करोगे, ठीक है। आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन होगा। सबसे पहला वाला जो है इस पर क्लिक कर लीजिए, globality.org। इस पर क्लिक करेंगे सामने आपके इस टाइप से जो है पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इमेज को इधर कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए इस टाइप से पेज ओपन होगा, और अगर आप फोन में चला रहे हैं तो राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें दिखाई देंगी, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ITI कोर्स पे क्लिक करना है, इसमें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। नया टैब ओपन होगा, इस टाइप से नीचे को स्लाइड करेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के नाम से मिलेगा। आपको सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना है। सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेंगे, फिर नया टैब ओपन हो जाएगा और आपको नीचे को स्लाइड करना है, और यहाँ पर देखेंगे आप मिल जाएगा नया सिलेबस डाउनलोड। आप क्लिक करके यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, इन पे क्लिक करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डिटेल में जानना है तो आप पहली वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट रन करा करके भी दिखाया है कि कैसे आपको टेस्ट देना है और कैसे उसका रिजल्ट देखना है। बाकी यहाँ पे नीचे में PDF का भी सेक्शन बना दूंगा, ठीक है। पहले की भी PDF उन्हें भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्नेहन प्रणाली मशीनों में तेल के छिद्रों को नियोजित करती है, ठीक है। कि मतलब कौन सी हमारी स्नेहन प्रणाली है जो मशीनों में तेल के छिद्रों को नियोजित करती है। ऑप्शन ए है हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैट और वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी फीड सिस्टम तो कोई होता नहीं, मैंने आपको बताया था इसके पहले की वीडियो, आप सेकंड वाले देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड इस स्नेहन में कौन कौन से सिस्टम होते हैं मैंने बताया था। ग्रेविटी फीड होता है, फोर्स या प्रेशर फीड होता है, और स्प्लैश फीड, 3 ही हमारे मेन सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था किसमें तेल के छिद्रों को नियोजित करने के लिए, मतलब ऑयल के लिए हमें क्या करना, ऑयल होल बनाना पड़ता है। तो आपको मालूम है कि ऑयल होल किसमें बनता है, जिसमें तेल टपकता रहे। तेल किसमें टपकता है, ग्रेविटी वाले में। ग्रेविटी की वजह से तेल जो ऊपर नीचे टपकता रहता है। तो जिस मशीन में हमें क्या करना पड़ता है, ये फिगर नहीं है, फिगर मैंने अलग से लिया आपको समझाने के लिए भी बताऊंगा। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा होगा एग्जाम में, ठीक है। तो जो ग्रेविटी की वजह से जो ऑयल होता है, जब मशीन पे जहाँ पे हमें स्नान करना होता है, क्या करते हैं कि उस कप में या जो भी चीज होती है उसमें नीचे होल कर देते हैं, जिसमें से ग्रेविटी की वजह से तेल एक एक बूंद करके टपकता रहता है और मशीन के पार्ट पर गिरता है और स्नान होती रहती है। तो जैसे ग्रेविटी फीड में दोनों आता है आपका ऑयल कप और वीक फीड। ऑयल कप में क्या होता है, देखिए एक कप बना हुआ है ऑयल कप, और इसमें ऑयल को हम भर देंगे, इसमें ऑयल को फुल कर दिया जाएगा, और नीचे इसमें देखिए थ्रेड कटा हुआ है। तो जो मशीन का पार्ट्स होगा जिसके अंदर आपको मशीन के पार्ट्स पे ऑयलिंग करनी है, तो जहां मशीन मान लीजिए कोई मशीन की बॉडी है इस टाइप से, तो इसमें भी होल होगा और उसमें थ्रेड कटा होगा और अंदर मशीन के पार्ट्स होंगे। तो इस थ्रेड को इस पे कस देंगे, इस पे टाइट कर देंगे, और ऊपर क्या होगा, ऑयल भरा होगा, और इसके अंदर छेद होता है, इसके अंदर क्या होगा, पतला होल होता है। तो जिसमें से बूंद बूंद हमारा ऑयल टपक करके मशीन के पार्ट्स पे स्नान करता रहता है। तो हमें ऑयल होल किसमें कर रहे हैं, इस वाले सिस्टम में, ऑयल कप वाले में। और ऑयल कप वाला किसके अंतर्गत आता है, ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम वाले में हमें ऑयल होल करना पड़ता है, जिससे तेल टपक टपक कर गिरता रहे। वही चीज वीक फीड सिस्टम में भी है। इसमें भी क्या है, देखिए ये बत्ती लटका दी गई है, और यह जो स्क्रू होता है, स्क्रू मशीन पे टाइट कर दिया जाता है, और इसके अंदर जो स्क्रू के बीच में ना होल रहता है, जिसमें से यह बत्ती में तेल आएगा और तेल इसमें से यहाँ टपकता रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में हमें होल करना पड़ता है, मतलब ऑयल होल के लिए जगह बनानी पड़ती है। कौन सा सिस्टम में, ऑयल कप वाले में, वीक फीड वाले में, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला कह रहा है स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है। देखिए ये फिगर अलग से है, ये वाला क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ, अभी बताऊंगा क्या चीज है। देखिए ये फिगर दे रखा, पूछ रहा है कि स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको दिखाया कौन सा था, वीक फीड स्नेहन प्रणाली था। इसमें एक बत्ती लटका दी गई है, बत्ती तेल में डूबी रहती है जिससे कि वो उस तेल को सोख करके नीचे टपकाती रहती है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मैंने पहले एक वीडियो में बताया, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यह किसके अंतर्गत है, वीक फीड है। वीक फीड वाला हमारा किसके अंतर्गत आता है, ग्रेविटी फीड में आता है। लेकिन यहाँ पे सीधे ये ऑप्शन बी दे रखा है वीक फीड स्नेहन, तो ये यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। ऑयल कप वाला भी हमारा उसी में आता है, ग्रेविटी फीड में आता है। तो देखिए ऑयल कप है, यहाँ पे ग्रेविटी फीड का नाम नहीं लिया, इसने डिटेल में पूछ लिया है। ऑयल कप भी दिया, वीक फीड भी, दोनों ग्रेविटी फीड में आते हैं। लेकिन यहाँ पे फिगर कौन सा दिया था, ए वाला दे रखा है। इसमें एक बत्ती लटकी हुई है, जब बत्ती लटकी हुई है तो वीक का मतलब बत्ती होता है, रुई की बत्ती, कपड़े की बत्ती, किसी भी चीज की हो सकती है, तो वीक फीड स्नेहन हो जाएगा। ऑयल कप कब होता, जब यह वाला क्वेश्चन फिगर दिया होता। यह फिगर आपको दिख रहा होगा, यह किसका है, यह ऑयल कप का है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, याद रहेगा। उसका मैनुअल स्क्रू डाउन, ये प्रेशर फीड के अंतर्गत आता है। जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है फिगर यहाँ पे, यह है आपका मैनुअल स्क्रू डाउन। ग्रीसर मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए साइड में थ्रेड कटा हुआ है, दिखाया गया, मतलब दोनों साइड थ्रेड कटा हुआ है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है जो थ्रेड पर होता है, दिख रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, जब इसको टाइट करेंगे, इसमें प्रेशर होगा भाई, इसमें आपने ग्रीस भर रखा है, तो ग्रीस अपने आप तो टपक के गिरेगा नहीं भाई, ग्रीस गाढ़ा होता है। जब हम इसको टाइट करते हैं, ढक्कन को ऊपर से इस थ्रेड पे घुमाते हैं, तो ये जो हमारा ढक्कन है स्क्रू पे घूमेगा तो धीरे धीरे डाउन होगा, नीचे आएगा, तो प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर से जो है हमारा ग्रीस बाहर निकलेगा। इसीलिए यह प्रेशर फीड या फोर्स फीड के अंतर्गत आता है, मैनुअल स्क्रू डाउन ग्रीसर। इसको ग्रीस हम भर करके इस टाइप से करते हैं, तो इसीलिए इसको मैनुअल स्क्रू डाउन कहते हैं। फिगर देख लीजिए, याद रखना है आपको। रिंग ऑयलिंग वाला ये स्प्लैश वाले के अंतर्गत आता है। किसमें, स्प्लैश वाले में। मैंने बताया था आपको, स्प्लैश का मतलब छिटक करके स्नान करना। स्प्लैश का मतलब क्या, छिटक करके स्नान करना। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट पे हम क्या करते हैं कि रिंग डाल देते हैं। अंगूठी गोल होती है, वैसे रिंग मतलब गोलाकार होता है हमारा मेटल का, इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब जब यह हमारा सॉफ्ट चलता है तो ये रिंग भी इस पे टकरा टकरा के घूमती रहती है और नीचे ऑयल भरा होता है, तो ये रिंग कहाँ टकराता है, ऑयल में टकराता है और ऑयल छिटक छिटक करके इन पार्ट्स पे जाता रहता है और स्नान करता रहता है। इसलिए स्प्लैश फीड सिस्टम के अंतर्गत आता है। और कौन सा है, रिंग ऑयलिंग है, क्योंकि हम इसमें एक रिंग डाल करके और रिंग की मदद से तेल को छिटक करके स्नान कर रहे हैं, तो ये वाला रिंग ऑयलिंग में आ जाएगा। तो याद रहेगा आपको भाई, ये जो दे रखा था वो तो वीक फीड था, बाकी भी मैंने ऑप्शन आपको बता दिए कि अगर जिससे भविष्य में अगर मान लीजिए डीजीटी हिम्मत करता है क्वेश्चन को चेंज करने का भी, तो भी आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आप सारी चीजें डिटेल में जानते हो। चेंज करेगा तो ये वाला पूछ लेगा, ये वाला पूछ लेगा, आप सारे जानते हो, कुछ भी कर ले, क्या कर दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बदले या कुछ भी करे आपको दिक्कत ना हो, आपको पूरा अच्छे से तैयार रहे। आगे हम मशीन के पुर्जों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हम लोग बार बार अभी इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन और लुब्रिकेशन। भाई शुरू से अभी तक हम लोग क्वेश्चन में ही तो पढ़ रहे हैं। फ्रिक्शन मतलब जो विरोध करेगा, जो दो पार्टों को आपस में फिसलने का विरोध करता है, उनमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो गति का विरोध करता है। और हमारा क्या लुब्रिकेशन क्या था, वो फ्रिक्शन को कम कर रहा था। जैसे दो पार्टों में अगर आपस में फ्रिक्शन होगा तो पार्ट ज्यादा घिसेंगे, पार्ट हमें मशीन का जल्दी बदलना पड़ेगा। अगर हम उसमें बीच में लुब्रिकेशन डाल दे, लुब्रिकेशन के रूप में आप मोबिल ऑयल यूज कर सकते हो और ग्रीस यूज कर सकते हो, जो भी हो, ठीक है, जहां जैसी जरूरत हो, तो उसको लगा देने से वहां क्या होगा, दोनों पार्ट के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है और हमें आसानी होती है कोई भी काम करने में, ठीक है। तो मशीन के पुर्जों में घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम कैसे होगा, घर्षण कम करने का मतलब कि दोनों में घिसाव कम हो। भाई दो पार्ट में मैंने बताया कि जितनी सतह खुरदुरी होगी उतना ही ज्यादा घिसाव। कोई वस्तु जितनी खुरदुरी है वहां पे घिसेंगे तो ज्यादा घिसेगा, अगर कम खुरदुरी है तो कम घिसाव होगा। तो जितनी ज्यादा खुरदुरी उतना ज्यादा घिसाव, और हमें उसी घिसाव को कम करना है। यहाँ कह रहा है कि मशीन के पुर्जों में घर्षण को कम कीजिए, मतलब मशीन के पार्ट में घर्षण को कम करने का मतलब है कि मशीन के पार्ट आपस में कम घिसे, जिससे मशीन की लाइफ बढ़ जाए, ठीक है। तो कब घिसेगा, जब हम उसमें कोई लुब्रिकेशन यूज करेंगे, स्नेहक यूज करेंगे। ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है, स्नेहक डाल देंगे, मोबिल ऑयल डाल देंगे। भाई आपने देखा होगा कोई दो पार्ट अगर जाम चल रहा है, मतलब वो ज्यादा घिस रहा है, आप उसमें ऑयल डाल देते हो तो वो ढीला चलने लगता है, मतलब वो अब कम घिस रहा है, कम घिसा हो रहा है, उनके बीच में मोबिल ऑयल की पतली परत आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन से भी देख सकते हैं भाई, मिट्टी का तेल होगा नहीं, ये तो कोई चीज ज्यादातर धोने वगैरह के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोल तो भाई आप बाइक कार चलाने के लिए यूज करते हैं, पानी तो यूज करेंगे नहीं, पानी से जंग पकड़ लेगा, तो ऑप्शन बता लुब्रिकेट। अगला क्वेश्चन हमारा, इंजन के चलने वाले भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारे इंजन चलते हैं, जो मशीन चलती है, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम लुब्रिकेंट स्नेहन यूज करते हैं, मोबिल ऑयल यूज करते हैं, जहाँ बेयरिंग वगैरह में ग्रीस यूज करते हैं, दो पार्ट्स जहाँ भी आपस में इंजन के फ्रिक्शन कर रहे होते हैं। तो हम क्यों करते हैं,
तो अभी हमने भाई पढ़ा कि भाई हम लुब्रिकेशन क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि दो पार्टों के बीच में घिसाव कम हो सके। घिसाव कम कब होगा, जब फ्रिक्शन कम होगा, और उससे फायदा होगा कि हमारी मशीनों में टूट फूट कम होगा, मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी, मशीन लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, घर्षण को कम करने के लिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है हमारा सही कथन कौन सा है। इनमें हमें पढ़ना है और समझना है कि इनमें से सही कौन सा कह रहा है। स्नेहक जंग को रोकने का काम करता है, मतलब जो लुब्रिकेंट हम यूज करें, मोबिल ऑयल या ग्रीस जो भी, वो जंग को रोकने का काम करता है। दूसरा कह रहा है स्नेहक एक मुहर के रूप में कार्य करता है, मुहर वगैरह के लिए तो यूज होता नहीं। स्नेहक ईंधन के रूप में कार्य करता है, नहीं, स्नेहक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल ये सब ईंधन के रूप में यूज करते हैं, स्नेहक को ईंधन के रूप में यूज नहीं किया जाता है। स्नेहक एक फिल्टर के रूप में काम करता है, फिल्टर के रूप में ये थोड़े काम करेगा। तो बचा क्या आपके पास, स्नेहक जंग को रोकने का काम करता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो हम जहां पे लुब्रिकेंट यूज करते हैं, यूज कर रहे थे क्यों, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो सके। दूसरा चीज आपने देखा होगा, कोई भी आपके पास मेटल का पार्ट होता है, कोई भी हमारे पास मशीनिंग टूल्स होता है, तो हम अक्सर देखते हैं उस पर जंग लगने लगता है, तो हम क्या करते हैं, मोबिल ऑयल लगा करके रख देते हैं कि तब जंग नहीं पकड़ेगा। आपने वर्कशॉप वगैरह में भी अपने यहाँ देखा होगा, बार बार सर जो होते हैं वो आपके जो भी आपके मशीन वगैरह होता है उस पर क्या करते हैं, ऑयलिंग करवाते रहते हैं कि यार जंग पकड़ रहा है, ऑयलिंग कर रहा है। आप घरों पे भी यूज करते होगे, घर पे भी कहीं भी जंग लग रहा है तो क्या करते हैं, मोबिल ऑयल लगा देते हैं कि जंग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस लगाया जाता है, मोबिल ऑयल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, जिससे कि जंग ना पकड़े। तो यह जंग को भी रोकता है और लुब्रिकेटिंग का भी काम करता है, स्नेहक का भी काम करता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अगला, स्नेहन बनाए रखने से मशीन की दक्षता का क्या कारण है। कि यदि हम किसी मशीन पे स्नेहन लगातार बनाए रखते हैं प्रॉपर तरीके से, उसका स्नेहन कम नहीं होने देते हैं। ठीक है, यही कह रहा है कि स्नेहन बनाए रखने से, कि कोई मशीन है और उसकी क्या कर रहे हैं हम, स्नेहन लगातार एकदम रेगुलर बनाए हुए हैं, उसके स्नेहन में लुब्रिकेटिंग में हम कमी नहीं आने दे रहे, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे उसकी दक्षता क्या होगी। दक्षता का मतलब इफिशियंसी। थोड़ा सा दक्षता समझ लेते हैं। दक्षता है क्या चीज, किसी भी मशीन की इफिशियंसी वह चीज होती है कि हम जितना उसको पावर दे उतना हमें पूरा मिल जाए। तो इस दुनिया में संभव नहीं है कि किसी भी मशीन को जितना इनपुट दिया जाए उतना आउटपुट मिल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। आप भी मतलब खाते पीते हो तो आप जितना खाओगे उतना पूरा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें वेस्टेज होती हैं। जैसे कोई अगर डीजल इंजन में आपने 1 लीटर तेल डाल दिया, तो आपने जितना उसको ईंधन दिया, इनपुट दिया, अब वो 1 लीटर के पावर के बराबर आपको पूरा एनर्जी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि जो आपने तेल डाला तो तेल से जो आपने इंजन के द्वारा जो पावर ली, मान लीजिए आपने इंजन में बेल्ट चढ़ाया और उससे किसी और मोटर को चला रहे हैं, तो जो आप इंजन जब चलेगा तो इंजन के पार्ट आपस में फ्रिक्शन करेंगे, तो जो इंजन के द्वारा पावर जनरेट हुआ, कुछ पार्ट इंजन के आपस में फ्रिक्शन में चला गया, जो कि व्यर्थ था। भाई कभी भी मशीन जब चलेगी तो उसका जो शाफ्ट होगा बियरिंग के साथ संपर्क कर रहा होगा, वहां पे फ्रिक्शन काम करेगा, मशीनिंग पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन करेंगे, तो फ्रिक्शन बेकार जाता है जो फ्रिक्शन होता है। तो जो पावर जनरेट होती है, तो पावर जनरेट का कुछ हिस्सा उन फ्रिक्शन में खर्च हो जाता है, जो कि व्यर्थ जाता है, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होता है, और बाकी से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो वही मशीन की इफिशियंसी होती है। जितना ज्यादा आउटपुट मिल जाए, मतलब अगर मान लीजिए हमने उसे 100 की एनर्जी दी और अगर हमें 100 मिल जाए, तब बोला जाएगा कि मशीन की इफिशियंसी 100% है, कि हमने जितना दिया हमें उतना पूरा का पूरा मिल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी भी मशीन को अगर आप 100 इनपुट दोगे तो आपको 95 मिलेगा, 94 मिलेगा, 90 भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है, 98 भी मिल सकता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। बाकी जो एनर्जी वो कहाँ चली गई, तो फ्रिक्शन में खर्च हो जाती है। तो वही कह रहा है कि अगर हम किसी मशीन की दक्षता पे क्या कारण होगा, अगर हम स्नेहन बनाए रखते हैं, अगर स्नेहन आप बनाए रखोगे तो मशीन की क्या होगा भाई, स्नेहन बनाए रखने का मतलब पार्टों के बीच में घिसाव कम होगा। घिसाव कम होगा तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा। अगर आपका घिसाव में अगर कम खर्च होता है आपकी एनर्जी, तो आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा तो इसका मतलब दक्षता बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए बात समझ में। नेक्स्ट है आपका स्नेहन के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर दे रखा है और इसी को पूछा है कौन सा उपकरण है। बाकी मैंने तीनों फिगर आपको समझाने के लिए लिया हुआ। आप मैंने इसको देखिए, ऑयल कैन क्या होता है, तो देखिए ऑयल कैन इस टाइप से कैन बना होता है। ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पर इस टाइप से, और इसमें आगे ऐसे निकला होता है, और इधर क्या होता है, हाथ पे एक लीवर होता है। हम लीवर को ऐसे दबाते हैं तो इसमें से ऑयल निकलता है। आपने देखा होगा वर्कशॉप वगैरह में रहता है, ऐसे ऑयल कैन होता है मशीन वगैरह पे ऑयलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें हम मोबिल ऑयल भर लेते हैं, मोबिल ऑयल, और इसको यहाँ पे अंगूठे से दबाते हैं तो इसमें से ऑयल निकलता है, छिड़कते हैं और मशीनों की हम लोग लुब्रिकेटिंग करते हैं। तो ऑयल कैन का तो फिगर है नहीं। ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन, देखिए प्रेशर टाइप का ही है ग्रीस गन, लेकिन कौन सा वाला ग्रीस गन है, देखिए 3 टाइप का होता है। तीनों का फिगर आप ध्यान रख लीजिए, जो भी एग्जाम में आएगा आप बिल्कुल सही कर पाओगे।
टी हैंडल प्रेशर गन। इसमें देखिए टी हैंडल क्यों कह रहा है, देखिए इसमें यहाँ पे आप ग्रीस भर देंगे, ठीक है, और ये स्क्रू होता है, इसको आप टी, भाई ये टी दिख रहा है ना, यह हो गया और यह हो गया, टी जैसी इसके जो हैंडल है उसकी आकृति टी जैसी है, इसीलिए टी हैंडल प्रेशर गन कहते हैं। इसको घुमाते हैं या स्क्रू पे घूमता है और यहाँ पे प्रेशर देता है, इसमें से बाहर फिर ग्रीस निकल जाती है, तो ये टी हैंडल प्रेशर गन होता है और वही फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, टी हैंडल वाला। हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन बी देखिए, जब इस टाइप का फिगर आपको दिखाई दे तो यह कौन सा है आपका ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन, ठीक है, कौन सा वाला है, ये वाला है। लास्ट है आपका प्रेशर ग्रीस गन, तो ये जो सबसे नीचे आपको फिगर दिख रहा है प्रेशर ग्रीस गन, या इसको लीवर टाइप प्रेशर ग्रीस गन कहते हैं, कि क्या बोलते हैं, लीवर टाइप, ठीक है, प्रेशर ग्रीस गन या लीवर टाइप प्रेशर ग्रीस गन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अलग से एक लीवर लगा हुआ है, इस लीवर को हम ऐसे ऐसे दबाते हैं तब यह इसमें प्रेशर से ग्रीस को बाहर निकालता है। तो ये आपके फिगर हो गए, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ था वो किसका था, टी हैंडल वाला था, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है आपका स्नेहन के किस सिद्धांत को यह नियोजित कर रहा है, यहाँ पे देखिए स्नेहन के किस सिद्धांत को नियोजित किया जा सकता है, तो ये कौन सा वाला है, मैंने पहले ही आपको दिखाया था, ऑयल कप, भाई ग्रेविटी फीड वाले में था ऑयल कप और वीक फीड स्नेहन वाला, तो यह कौन सा वाला है, तो इसमें बत्ती तो लगी नहीं है, तो नॉर्मल वाला है, मतलब ऑयल कप वाला है, तो ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी है ग्रेविटी फीड सिस्टम, क्योंकि ग्रेविटी फीड सिस्टम में ही ऑयल कप और आपका वीक फीड वाला था, तो ये ऑयल कप है तो ग्रेविटी वाले के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला है शीतलक किस प्रकार के स्नेहक के रूप में काम करता है। देखिए शीतलक को पूछ रहा, शीतलक का मतलब कूलेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कूलेंट, ठीक है, कूलेंट ही होता है, ठीक है, कूलेंट का मतलब यहाँ देखिए कूल आ रहा है ना, कूलेंट में क्या आ रहा है, या शीतलक का मतलब भी आप देखते होंगे जो लिखा था शीतल जल, रेलवे स्टेशन वगैरह पे लिखा, शीतल जल का मतलब ठंडा जल, ठंडा पानी, वो या कूलेंट से इंग्लिश वाले देख लीजिए, कूलेंट के आगे भी क्या कूल है, कूल का मतलब ठंडा, कूल का मतलब ठंडा, मतलब जो शीतलक यूज किया जाता है स्नेहक के रूप में, यह क्यों यूज किया जाता है, यह यूज किया जाता है कि जो हमारे मशीन के पार्ट्स है वो गर्म ना हो, जैसे कोई भी मशीन जब कटिंग कर रही होती है, ड्रिल मशीन के द्वारा जब किसी पार्ट में ड्रिल कर रहे होते हैं, लेथ मशीन के द्वारा जब किसी पार्ट की टर्निंग कर रहे होते हैं, जो कटिंग टूल जब कहाँ पे कटिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर आप उसे ठंडा नहीं रखोगे तो कटिंग टूल क्या होगा, एकदम गर्म हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा तो उसकी कटिंग एज मुड़ जाएगी और वह कटाई करना बंद कर देगा, अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी उससे। तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पे बराबर कूलेंट गिराते रहते हैं, शीतलक गिराते रहते हैं, पानी को, या फिर अलग टाइप के इसके लिक्विड भी आते हैं, जिससे कि वह उसके पॉइंट क्या रहे, ठंडा रहे, मतलब कूलेंट का काम है कूल करना, ठंडा करना। वो ठंडा कैसे करेगा, तो भाई अगर यह चीज गर्म है, इस पर हमने पानी को गिराया तो वो ठंडा हो गया, ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि पानी ने क्या किया, इसकी उष्मा को अपने साथ लेकर के चला गया, उष्मा को अपने साथ बहा ले गया, इसलिए ठंडा हो गया। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, उष्मा को दूर ले जाने के लिए। भाई कूलेंट का काम क्या है, कूलेंट या शीतलक, शीतलक का मतलब ठंडा, ठंडा करना, ठंडा कैसे करेगा, जब जहां हमें ठंडा करना वहां के वो उष्मा को अपने साथ बहा ले जाए, भाई पानी होगा, लिक्विड होगा, वो क्या करेगा, अपने साथ उष्मा को बहा करके लेके चला जाता है, ठीक है, इसलिए हमसे बराबर गिराते रहते हैं, तो इस तरह से वो ठंडा करता है, तो वो उष्मा को दूर लेकर चला जाता है, उष्मा को बहा करके लेके चला जाता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि घर्षण गुणांक 0.4 है, देखिए घर्षण गुणांक के भी मैंने आपको पहले ही बता रखा था, जो पहला पार्ट कराया था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। घर्षण गुणांक को कितना दिया है, 0.4 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है 1000 किग्रा द्रव्यमान के पिंड को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या है, बल का मान पूछ रखा है, और आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था अभी पहले, फिर से बता देता हूँ, कोई जमीन है, कोई फर्श है, कोई आपका मेज है, उस पर कोई अगर हमारी वस्तु रखी हुई है, तो अगर हम इसको P बल लगा करके इधर खींचते हैं, P लगा करके क्या बल लगा कर खींचते हैं, तो जिस दिशा में हम खींचने की कोशिश करेंगे उसके विपरीत दिशा में हमारा F काम करेगा, जिसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह नीचे W काम करेगा, जो इसका भार होगा, जो द्रव्यमान होगा W नीचे काम करेगा, और इसी के बराबर जैसे विपरीत दिशा में R काम करता है, जिसे अवलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और जैसे F जो होगा वो P के बराबर होता है, कब, संतुलन की स्थिति में, P और F दोनों आपस में बराबर रहते हैं संतुलन की स्थिति में, और यहाँ पे R और W दोनों बराबर रहते हैं संतुलन की स्थिति में, ठीक है। अब हमें फार्मूला मालूम है, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान दे रखा है आपको, इसका वेट कितना है 1000 kg, मतलब W को मान दे रखा है, कितना दे रखा है 1000
किलोग्राम का जो हमारा वस्तु है उसका द्रव्यमान है। मतलब जो वस्तु रखी गई है इस पे घर्षण गुणांक कितना काम कर रहा है, तो 0.4 काम कर रहा है। इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो 1000 kg है। हमें निकालना है कि पिंड को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल, मतलब अगर मैं पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाना चाह रहा हूँ, ढकेलना चाह रहा हूँ, तो कितनी बल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए फार्मूला आपको मालूम होगा, F = μr। और हमें मालूम है संतुलन की स्थिति में Fp के बराबर होता है। मतलब घर्षण बल कहिए या बल कहिए, मतलब F को आप P भी लिख सकते हैं, P = F, ठीक है। और म्यू का मान हम देख लेंगे अभी क्या होगा, यहाँ के हिसाब से रखेंगे। और R का मान तो आपको मालूम है, जितना लोड रहता है उसी के बराबर अविलंब प्रतिक्रिया काम करती है। मतलब R और W भी बराबर होते हैं, तो R लिखिए या W लिखिए, एक ही बात है। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए, म्यू का मान 0.4, ठीक है। P क्या है, बल है, बल हमें निकालना है कितना चाहिए। और यहाँ पर देखिए W का मान 1000 kg, ठीक है। गुणा कर लेंगे, देखिए दशमलव लगा हुआ है, एक 0 से एक दशमलव खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 4 आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। चूंकि म्यू का कोई मात्रक नहीं था 0.4, डब्ल्यू का मात्रक क्या था 1000 kg, इसका मात्रक kg था, तो जो आंसर भी आएगा वो हमारा किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। मतलब जो हमारा बल का मान आ गया, P बल कितना आया, 400 kg आया। लेकिन हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ सारे ऑप्शन न्यूटन में हैं, और जबकि हमारे पास kg में आया हुआ है। अब इस kg को हम लोग किस में बदलेंगे, न्यूटन में बदलेंगे। कैसे बदलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन होता है। रियल में कितना होता है, 9.81 न्यूटन होता है। पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग 9.81 को लगभग 10 मान लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी दिया रहता तब भी आप बदल लेते हैं। आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम फोर्स में, 1 किलोग्राम बल में 9.81 या 10 न्यूटन होता है, ठीक है। तो अब किलोग्राम है, यहाँ पे हम क्या लिखना चाह रहे हैं, न्यूटन लिखना चाह रहे हैं। तो आपको मालूम है 1 किलोग्राम बराबर 10 न्यूटन। मतलब अगर किलोग्राम के यहाँ न्यूटन लिखना चाहे तो हमें 10 लिखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ सॉल्व कीजिए, 400 किलोग्राम के हम न्यूटन लिखना चाह रहे हैं, तो 10 न्यूटन लिखना पड़ेगा, 10 न्यूटन हो गया, बदल गया आसानी से। भाई केजी की जगह न्यूटन लिखना है तो 10 लिखना पड़ेगा, लिख दिया हमने। अब देख लीजिए बल कितना आ जाएगा, P बराबर 400 में 4000 न्यूटन। ये हो गया हमारा ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, फार्मूला एक ही है, उसी फार्मूले पे आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आएंगे भी तो यही फार्मूला रहेगा, FPWR इन्हीं का काम है। इनको एक बार तो अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश की है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।